हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम लोग करने वाले हैं ईवीएस के सेलेक्टेड टॉपिक, जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इस सेशन में मैं आपके लिए टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक का डिटेल डिस्कशन लेके आया हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा गया है और जो टीआरई 4 होने वाला है उसमें यहां से क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। और क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ उन सेलेक्टेड टॉपिक्स को लिया है जो कि आपके प्रीवियस तीनों एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इस सेशन को बहुत ही ध्यान से करेंगे और जो पॉइंट और टॉपिक मैं आपको डील करूंगा उसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये आपके फ्यूचर में जो टीआरई 4 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। तो इस क्लास को नॉर्मल वे में नहीं लेंगे और ध्यान से सारा क्वेश्चंस को और साथ ही साथ जो भी मैं डिटेल डिस्कशन कराऊंगा उसको आप लोग बहुत ही केयरफुली देखेंगे और नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित पोषी है। ठीक है, यहां पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रित पोषी है। ये देखिए, हमारा जो है टीआरई 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। टीआरई 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। टीआरई 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए इसको आप लोग टीआरई 3 में ये क्वेश्चन हम लोगों का पूछा गया है। देखिए ऑप्शन है कीटभक्षी पौधा, युगलेना, हरे पौधे या फिर ड्रोसेरा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो आपका होने वाला है कि कौन मिश्रित पोषी है इनमें से, तो इनमें से मिश्रित पोषी कौन सा है मेरे भाई। तो जो आपका कीटभक्षी पौधा है ये भी मिश्रित पोषी है, युगलेना जो है ये भी मिश्रित पोषी है, और हरा पौधा मिश्रित पोषी है क्या, तो नहीं, ये मिश्रित पोषी नहीं है। ड्रोसेरा मिश्रित पोषी है क्या, तो बिल्कुल ये भी मिश्रित पोषी है, ठीक है। तो हरा पौधा अब क्या है ये आप लोग सुन लीजिए। हरा पौधा जो है वो स्वपोषी है। क्या है वो, स्वपोषी है। क्या है, स्वपोषी। स्वपोषी, इसी को इंग्लिश में ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, या फिर इसको उत्पादक भी कह सकते हैं। स्वपोषी या फिर इसको उत्पादक भी कह सकते हैं। उत्पादक को इंग्लिश में कहा जाता है प्रोड्यूसर, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए हम लोग कुछ इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सजीव जो होते हैं ना वो तीन तीन टाइप के होते हैं। सजीव कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के हैं। सजीव जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। इसमें एक पहला आपका जो आता है, पहला जो आपका आता है वो होता है ऑटोट्रॉप्स, माने स्वपोषी, जिसको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। और इनमें जो एग्जाम्पल्स आपके जो आते हैं, एग्जाम्पल बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है ज्यादातर। तो एग्जाम्पल जो इसमें होगा पहला, वो आपका हरा पौधा हो जाएगा। ऑटोट्रॉप्स या फिर स्वपोषी के एग्जाम्पल में हरा पौधा आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं, ये खुद अपना भोजन बनाते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल उपस्थित है, तो इसीलिए अपना भोजन खुद बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नील हरित शैवाल, एक तो हरा पौधा हो गया, दूसरा हो गया नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल जिसको कि ब्लू ग्रीन अलगे कहते हैं, इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, इनको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, कुछ जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो भी होते हैं ऑटोट्रॉप्स। कीमोसिंथेटिक कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये सब जो आते हैं ये स्वपोषी में आते हैं, ठीक है,
पोषी में आते हैं। हमारा जो दूसरा होता है, दूसरा जो होता है वो हेट्रोट्रॉप्स होता है। हेट्रोट्रॉप्स, टी आर, हेट्रोट्रॉप्स। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? परपोषी। क्या कहते हैं? परपोषी। इसमें क्या होता है, ये जो होते हैं ना, ये दूसरे पे अपना भोजन बनाने के लिए ये दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, और देखिए इनमें जो क्या होगा, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। हेट्रोट्रॉप्स में क्या होता है, क्लोरोफिल क्लोरोफिल अब्सेंट होता है। क्लोरोफिल इसमें जो है ये नहीं होता है। ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स में क्या होता है, क्लोरोफिल अब्सेंट होता है। इस बात को याद रखेंगे। एग्जाम्पल में इसका क्या आ जाएगा, अमरबेल। अमरबेल एग्जाम्पल में इसका क्या आ जाएगा, अमरबेल, जिसको कि कहते हैं कसकुटा। अमरबेल इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए थर्ड जो आपका आता है, इधर मैं लिख देता हूं थर्ड आपका। ठीक है, थर्ड जो आपका आता है वो आता है मिक्सोट्रॉप्स। मिक्सोट्रॉप्स मतलब कि मिश्रित पोषी। मिश्रित पोषी। मिश्रित पोषी क्या होते हैं, मिश्रित पोषी होते हैं मतलब कि जो अपना खाना या भोजन बनाने के लिए स्वपोषी और परपोषी दोनों टाइप से कैरेक्टर हो, उसी को ही मिक्सोट्रॉप्स या मिश्रित पोषी कहा जाता है। मिश्रित पोषी क्या होता है, जिनमें स्वपोषी और परपोषी दोनों का लक्षण हो, उसे ही मिश्रित पोषी कहा जाता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे, एग्जाम्पल जो आएंगे आपका, देखिए एग्जाम्पल तो बताया, कीटभक्षी पौधा है, युगलेना है, ड्रोसेरा है, और भी एग्जाम्पल देख लीजिए। इसमें बहुत से एग्जाम्पल है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टाइप के हैं उनको याद रखिए। फिर ड्रोसेरा के बाद डायोनिया है। ठीक है, उसके बाद आपका वीनस फ्लाई ट्रैप है। वीनस फ्लाई ट्रैप है। वीनस फ्लाई ट्रैप है। नेपेंथिज है। नेपेंथिज नेफेन नेफेन नेफेंथीज नेफेन नेफेंथीज है। नेफेंथीज नेफेंथीज को क्या कहा जाता है, घटपर्णी पौधा। नेफेंथीज को क्या कहा जाता है, घटपर्णी पौधा। ठीक है, तो देखिए एक कीटभक्षी पौधा है। मिश्रित पोषी में कौन कौन आएगा, कीटभक्षी पौधा आएगा, युगलेना आएगा, ड्रोसेरा आएगा, डायनिया आएगा, वीनस फ्लाई ट्रैप आएगा, और नेफेंथीज आएगा। ठीक है, तो इतना बात क्लियर आपको हो गया होगा। तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, और क्या कहते हैं हम कि आगे चलिए और भी देखते हैं कुछ। ठीक है, अब देखिए एक चीज आपको, एक चीज ये भी देख लीजिए, ये भी आपके एग्जाम में आता है और आया भी है। इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इकोसिस्टम इसको कहा जाता है हिंदी में पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र कहते हैं इसको, इकोसिस्टम को। ठीक, तो इकोसिस्टम का जो है मतलब क्या होता है, इकोसिस्टम का मतलब होता है कि इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर इन एन इन्वायरमेंट। मतलब कि इसका होता है किसी भी एक आवास में जो जैविक और अजैविक के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, उसे ही इकोसिस्टम, पारितंत्र कहा जाता है। पारितंत्र का मतलब होता है किसी भी आवास में एक बायोटिक मतलब कि जैविक और अजैविक के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, उसे ही पारितंत्र या इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट कौन दिया था, इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट या इसका नेम कौन दिया, ये बोलिए नेम। इकोसिस्टम नेम कौन दिया, नेम दिया किसने, एजी टांसले ने। एजी टांसले ने दिया है। कौन दिया है नेम, इकोसिस्टम, तो एजी टांसले ने दिया है। और इकोसिस्टम क्या है, तो इकोसिस्टम मतलब होता है इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर इन एन इन्वायरमेंट। मतलब कि एक आवास में जैविक और अजैविक के बीच का संबंध या इंटरेक्शन को ही इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो इतना बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और तो फिर चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से द्वितीयक उपभोक्ता कौन है,
द्वितीयक उपभोक्ता पूछा है। ये जो बीपीएससी टीआरई थर्ड हुआ था ना, मतलब जो पेपर लीक हो गया था बीपीएससी टीआरई थर्ड में, जो पेपर लीक हो गया था उसका ये क्वेश्चन था कि द्वितीयक उपभोक्ता कौन है। इसमें आपका ग्रासहोपर है, मेढक है, पौधा है या फिर सांप है, क्या होगा बताइए आप लोग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है तो इसलिए आप लोग इसको बताइए कि क्या होगा। बताइए आप लोग क्या होगा इसका, बताइए क्या होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, द्वितीयक उपभोक्ता, देखिए होता क्या है कि यहां पूछ रहा है कि द्वितीयक उपभोक्ता मतलब कि सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर इसमें से कौन सा है। तो ग्रासहोपर है, मेढक है, पौधा है या सांप है। तो आपका जो इस तरह से याद रखिए, पौधा जो है मेरे भाई वो तो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर माने कि उत्पादक है, उत्पादक है, क्या है, पौधा जो है आपका उत्पादक है। और पौधा को कौन खाता है, तो ग्रासहोपर खाएगा। तो ये होगा प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर मतलब कि प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। ग्रासहोपर को कौन खाएगा, तो मेढक खाएगा। कौन खाएगा, मेढक। कौन खाएगा आपके ग्रासहोपर को, मेढक। ग्रासहोपर को कौन खाएगा, मेढक। तो ये क्या होगा, सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी, सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। क्या होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब कि द्वितीयक, द्वितीयक, द्वितीयक उपभोक्ता, उपभोक्ता। और मेढक को कौन खाएगा, तो मेढक को सांप खाएगा। तो ये होगा टर्शियरी, टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर का मतलब होता है तृतीयक, तृतीयक उपभोक्ता। क्या हो जाएगा, तृतीयक उपभोक्ता, या टॉप कंज्यूमर भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है। अब देखिए यहां पे एक चीज आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। पहले देखिए आपका क्या आता है, देखिए किस तरह से आपको याद रखना है। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को कौन खाता है, कंज्यूमर, कंज्यूमर। और उसके बाद क्या होता है, डिकम्पोजर, डिकम्पोजर, डिकम्पोजर। तो इसमें होता क्या है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ठीक है। तो पहले आपका सबसे पहले क्या आने वाला है, तो सबसे पहले आपका मान लीजिए यहां पे क्या, आपको एक एग्जांपल के थ्रू से मैं बता देता हूं। मान लीजिए ये ग्रास है, ठीक है, ग्रास है। तो ग्रास को आपका कौन खाएगा, ग्रास को मान लीजिए आपका खा लेता है ग्रास होपर। ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास होपर खा रहा है, ग्रास होपर। और ग्रास होपर को कौन खा रहा है, तो ग्रास होपर को एक मेढक खा ले रहा है, मेढक। ठीक है। और मेढक को कौन खा ले रहा है, एक सांप खा ले रहा है। ठीक है, सांप खा ले रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, ग्रास, ग्रास जो है आपका एक उत्पादक है, उत्पादक है। ग्रास क्या है आपका, उत्पादक है मतलब कि प्रोड्यूसर है। ठीक है। लेकिन ग्रास को जो आपका खाने वाला है वो ग्रास हॉपर है। ग्रास हॉपर क्या है, तो ये एक द्वितीयक, सेकेंडरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। और ग्रास हॉपर को खाने वाला क्यों कौन है, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ग्रास हॉपर एक प्राइमरी कंज्यूमर है, क्योंकि ये किसको खा रहा है, उत्पादक को खा रहा है। तो ये एक प्राइमरी कंज्यूमर है। ठीक है, ग्रास हॉपर क्या है, एक प्राइमरी कंज्यूमर है। ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है, मेढक खा रहा है। तो मेढक क्या है, एक सेकेंडरी कंज्यूमर है। क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। और मेढक को कौन खा रहा है, सांप खा रहा है। तो सांप एक टर्शियरी कंज्यूमर है। क्या है सांप, सांप एक टर्शियरी कंज्यूमर है। तो आई थिंक कि आपको इतना बात समझ में आ गया होगा और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है। और ये क्वेश्चन टीआरई थर्ड में आया हुआ है। ठीक। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, और एक बात आप लोग ये याद रखेंगे कि आखिर जो फूड चेन होता है, खाद्य श्रृंखला, वो क्या होता है। तो देखिए खाद्य श्रृंखला क्या होता है, तो देखिए किसी आवास में जो होता है ना, जीवों में जो पोषण संबंध होता है उसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं या फूड चेन कहते हैं। जैसे कि किसी आवास में जीवों में पोषण संबंध खाद्य श्रृंखला कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को कौन खा रहा है, मेढक खा रहा है, मेढक को कौन खा रहा है, सांप खा रहा है। तो ये एक फूड चेन है। ठीक है, ये एक फूड चेन है, क्योंकि घास को आपका
ग्रास होपर खा ले रहा है, ग्रास होपर को मेढक खा ले और मेढक को सांप खा ले, तो ये एक टाइप का क्या है, ये फूड चेन है, ठीक है, ये फूड चेन है एक टाइप का। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित में से किसका पिरामिड सीधा उल्टा दोनों हो सकता है? सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है, ये बात पूछ रहा है कि किसका पिरामिड सीधा उल्टा दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ऊर्जा का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, जैव द्रव्य का पिरामिड या पौधा का पिरामिड। तो पहली बात आपको ये याद रखना है कि यहां पूछ रहा है क्या, किसका पिरामिड सीधा उल्टा दोनों हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे जो आपका होने वाला है वो क्या होगा, ये बता दीजिए आप लोग, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा जी। ऊर्जा का पिरामिड हो जाएगा? नहीं। संख्या का पिरामिड हो जाएगा सीधा और उल्टा दोनों? तो बिल्कुल हाँ, संख्या का पिरामिड सीधा उल्टा दोनों होता है। जैव द्रव्य का पिरामिड हो जाएगा? तो ये भी बिल्कुल हाँ, जैव द्रव्य का पिरामिड भी सीधा उल्टा दोनों होता है। पौधा का पिरामिड हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं, पौधा का पिरामिड कभी नहीं होगा, ठीक है, पौधा का पिरामिड कभी नहीं होगा, ठीक है। तो सीधा उल्टा दोनों पूछ रहा है, तो संख्या का पिरामिड और जैव द्रव्य का पिरामिड जो होता है वो सीधा और उल्टा दोनों होता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और ये भी क्वेश्चन आपके TRE 3rd में आया है, तो इसलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है कि फिर से ये रिपीट कर दिया जाए किसी भी एग्जाम में, ठीक। तो अब एक चीज याद रखिए यहाँ पे कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा और हमेशा सीधा होगा, हमेशा क्या होगा, हमेशा सीधा होगा, हमेशा सीधा होगा। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा, तो हमेशा सीधा होगा। कैसा होगा ऊर्जा का पिरामिड? हमेशा सीधा होगा, इस बात को याद रखेंगे। और एक चीज याद रखना है कि ऊर्जा का जो होता है ना, वो स्तर जो होता है, ये जब वो एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाता है तो ऊर्जा हमेशा घटता है। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर जाने पर ऊर्जा हमेशा घटता है, ऊर्जा हमेशा घटता है। ऊर्जा क्या होता है, हमेशा घटता है। कब घटता है, तो एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर जाने पर ऊर्जा हमेशा घटता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद पौधा का पिरामिड कैसा होता है, तो पौधा का पिरामिड हमेशा उल्टा। कैसा होता है पौधा का पिरामिड? हमेशा उल्टा। पौधा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा उल्टा होता है। पौधा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा उल्टा होता है, इस बात को याद रखेंगे। एक चीज और याद रखेंगे कि ऊर्जा का 10% का नियम किसने दिया है? ऊर्जा का 10% का नियम, ऊर्जा का 10% का नियम किसने दिया है? तो ऊर्जा का 10% का नियम, 10% का नियम लिंडमैन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया है? लिंडामैन के द्वारा, लिंडामैन के द्वारा, लिंडमैन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया है? लिंडामैन के द्वारा दिया गया। ऊर्जा का 10% का नियम किसके द्वारा दिया गया? तो लिंडमैन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया ऊर्जा का 10% का नियम? तो लिंडमैन के द्वारा दिया गया है, हाँ, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपसे पूछा अभी, तो वही क्वेश्चन आ रहा है। तो ऊर्जा का 10% नियम किसके द्वारा दिया गया है? ये शायद आपके TRE 1 या TRE 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। TRE 1 या 2 में पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, बट 1 या 2 में ये श्योर पूछा गया है। ऊर्जा का शायद 1 का ये क्वेश्चन था, 1 में पूछा गया था, हाँ 1 में, TRE 1 में। तो ध्यान में रखेंगे। आज देखिए, आज भी कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन वहां से लिए गए हैं जहां से आपके एग्जाम में पूछे गए। तो इन टॉपिक को आप बहुत ही ध्यान से कर लेंगे। और देखिए, आज जो मैं करा रहा हूं, एक सेशन करा रहा हूं, ठीक है। इसमें आपको 2 से 3 सेशन मिलेगा EVS के लिए, जिसमें कि आपके सारे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके BPSC TRE 4 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और जो आपके 1, 2 और 3 में जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको, और जो 1 से 2 दिन का सेशन और जो मैं लूंगा उसमें आपको वो सब टॉपिक भी मैं बता दूंगा, ठीक है। वो सब टॉपिक को डील करने के लिए आपका मैं 1 से 2 क्लास और लूंगा, वो कल या परसों ले लूंगा, कल परसों ले सकता हूं। तो जो उसमें जो होगा, तो और भी जो बचे हुए जो इंपॉर्टेंट
टॉपिक है वो उसमें लेंगे, ठीक है। अभी आज जो आपको है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आज करा दे रहे हैं, और जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बचेगा वो और कम से कम 2 सेशन आपका तो जरूर लगेगा, उसमें जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर हो जाएगा, जिससे आपका क्वेश्चन पूछा गया है आपके 1 2 3 में, और टीआरई 4 में भी उससे पूछने का 100% चांस रहेगा, इसका मैं आपको श्योरिटी देता हूं, ठीक है। तो इसलिए ये सब क्लास को आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि मिस अगर करते हैं तो ये आपके लिए खराब होने वाला है, क्योंकि मैं अपना बेस्ट देने का कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, और आपको बेस्ट मिलेगा भी। तो ऊर्जा का 10% नियम किसके द्वारा दिया गया है? एजी टांसले, लिंडमैन, अर्नस्ट हैकेल, एओयूम। तो ऊर्जा का 10% नियम तो सिंपल सा बात है, किसके द्वारा दिया गया है? लिंडमैन, अभी तो करा दिए हैं, लिंडमैन के द्वारा ऊर्जा का 10% का नियम दिया गया है। और एजी टांसले क्या किए थे? एजी टांसले क्या किए थे अभी बताए हैं ना, कि इकोसिस्टम का नाम दिए हैं। एजी टांसले क्या दिए हैं? इकोसिस्टम नाम दिए हैं, इकोसिस्टम नाम दिए, इकोसिस्टम नाम दिए, इकोसिस्टम का नाम दिया किसने? तो एजी टांसले ने दिया है, इकोसिस्टम का नाम दिया। कौन दिया है? तो एजी टांसले ने दिया है। ऊर्जा का 10% नियम तो लिंडामैन के द्वारा, ठीक है। चलिए, और एक बात और याद रखें, ऊर्जा का 10% का नियम में क्या होता है? देखिए, जब जो एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा का जो ट्रांसफर होता है, तो सिर्फ 10% ही ऊर्जा का ट्रांसफर एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में होता है, ठीक ना। और 90% का जो होता है वो इन्वायरमेंट में लॉस हो जाता है। मतलब कि सिंपल सी बात है कि जब ऊर्जा का ट्रांसफर होता है तो बस 10% ही एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ट्रांसफर होता है, ठीक है। और जो 90% ऊर्जा जो बच जाता है वो आपके इन्वायरमेंट में लॉस हो जाता है, मतलब कि बेकार हो जाता है। 90% ऊर्जा वो कहीं ट्रांसफर नहीं होता है, खाली 10% जो है एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, देखिए ध्यान में रखेंगे, टीआरई 3rd में पूछा गया क्वेश्चन है, टीआरई 3rd का जो री एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा, तो पहली बात की सबसे प्रचुर मात्रा में यही है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में, मतलब सबसे ज्यादा यही है, सबसे ज्यादा मात्रा यही है वायुमंडल में, सबसे ज्यादा मात्रा में वायुमंडल में यही है, ठीक है। अब पूछ रहा है कितना परसेंट में, परसेंटेज पूछा कि कितना वायुमंडल में जो कंपोजिशन है इसका, जो वायुमंडल में कंपोजिशन है इसका, तो वो कितना परसेंट है? 78%, 21%, 0.03%, 0.96 to 1%, या फिर 0.01%। तो देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है मेरे भाई, और नाइट्रोजन कितना परसेंट वायुमंडल है? तो ये 78% है। कितना है नाइट्रोजन? तो 78% है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे 21% आपके क्या है? सिर्फ नाइट्रोजन का याद नहीं रखना है, टोटल आपको याद रखना है, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं। ऑक्सीजन जो है वो 21% है। ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में कितना है? 21% है। 0.03% क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03% है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। और 0.96 से 1% आपका क्या है? तो आर्गन है। क्या है? आर्गन। आर्गन 0.96 से 1% है आपका क्या है? आर्गन। 0.96 से 1% आपका क्या है? आर्गन। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो 0.03% है। और देखिए 0.01% क्या है? तो टेरेस गैसेस, मतलब कि सूक्ष्म गैसेस जो होते हैं ना, वो 0.01% है। टेरेस गैसेस या सूक्ष्म गैस जिसको कहते हैं वो 0.01% है। तो देखिए जितना भी कंपोजिशन है एयर का, तो वो सारा मैंने यहाँ पे आपको डील कर दिया है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि कंपोजिशन से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था इस बार कि नाइट्रोजन कितना परसेंट है। तो हो सकता है मे बी कि नेक्स्ट टाइम आपको इन सब में से या तो कार्बन डाइऑक्साइड से या ऑक्सीजन से या आर्गन से या टेरेस गैसेस से किसी का भी कंपोजिशन पूछ लिया जाए। तो इसलिए अच्छे से कोई भी पॉइंट में छोड़ नहीं रहा हूं, जिस टाइप का क्वेश्चन आया है तो उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन का निचोड़ यहां पे दे दे रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को अच्छे से ध्यान से देख लेंगे। निम्नलिखित में से द्वितीयक प्रदूषक कौन है? द्वितीयक प्रदूषक पूछ रहा है, ठीक है। द्वितीयक प्रदूषक टीआरई, शायद ये टीआरई 3rd का क्वेश्चन है, टीआरई 3rd का। द्वितीयक प्रदूषक कौन है? अम्ल वर्षा, ओजोन, फोटोकेमिकल स्मोक, या पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो देखिए कौन सा है इसमें द्वितीयक प्रदूषक पूछा है। तो द्वितीयक प्रदूषक इसमें से देखिए मेरे भाई, अम्ल वर्षा है, तो बिल्कुल ये भी अम्ल वर्षा है। ओजोन है,
तो बिल्कुल ओजोन है। फोटोकेमिकल स्मोग है तो बिल्कुल फोटोकेमिकल स्मोग है। पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है तो बिल्कुल पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है। इसको पैन भी कहा जाता है, पान भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और एक और याद रख लेंगे आप लोग, पीबीएन। पीबीएन परोक्सी परोक्सी बेंजोइल नाइट्रेट। बेंजोइल नाइट्रेट, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। यही सब में से एक दे देगा कौन सा है द्वितीयक प्रदूषक, तो बस निकाल लेना इसी से, और क्या। अब देखिए, एयर पोल्यूटेंट कितने टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ एयर पोल्यूटेंट। टाइप ऑफ एयर पोल्यूटेंट मतलब कि वायु प्रदूषक के प्रकार। तो कितने टाइप के एयर पोल्यूटेंट होते हैं? तो नहीं सॉरी, दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं प्राइमरी। टाइप और एयर पोल्यूटेंट कितने टाइप के? दो टाइप के। एक कौन हो जाते हैं आपके? प्राइमरी हो जाते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट, प्राइमरी पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट, प्राइमरी पोल्यूटेंट मतलब कि प्राथमिक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक क्या होता है? मतलब वे प्राथमिक प्रदूषक का मतलब क्या होता है? वे प्रदूषक जो सीधे स्रोत से उत्पन्न होते हैं, सीधे स्रोत से आते हैं या उत्पन्न होते हैं, स्रोत से आते हैं। देखिए, मोस्टली तो ये नहीं पूछा जाता कि कहाँ से आता है, मोस्टली उसका एग्जाम्पल दे दिया जाता है और उससे पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि इसमें से कौन सा प्राइमरी प्रदूषक है या फिर द्वितीयक प्रदूषक है। तो एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एग्जाम्पल में देखिए, आप लोग पहला तो याद रख लेंगे कि प्राइमरी पोल्यूटेंट में क्या आ जाएगा? तो धुआं आ जाएगा, धुआं, धुआं, धुआं। दूसरा याद रखेंगे, धूल के कण, धूल के कण, धूल के कण। उसके बाद याद रख लेंगे SO2 हो जाएगा, NO2 हो जाएगा, पोलन ग्रेन हो जाएगा, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन हो जाएगा। और ये भी याद रख लीजिए, पार्टिकुलेट मैटर एक हो जाएगा, पार्टिकुलेट मैटर भी हो जाएगा, पार्टिकुलेट मैटर हो जाएगा। मतलब कि PM2.5 एंड 10 हो जाएगा, PM2.5 एंड 10, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। तो इतना चीज आप लोग याद रखेंगे। और फिर दूसरा अब आ जाता है एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट का मतलब क्या होता है? वे जो प्राथमिक प्रदूषक पर क्रिया होने पर बनते हैं, वे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषक पर क्रिया होने पर या फिर क्रिया होने पर, रिएक्शन होने पर बनता है, तो उसी को सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहा जाता है, ठीक है। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट का मतलब होता है द्वितीयक प्रदूषक। तो वे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषक पर क्रिया होने पर बनता है उसे ही सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहा जाता है, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल इसका याद रखेंगे आप लोग, कौन कौन सा हो गया? तो एक तो अम्ल वर्षा हुआ ही हुआ, अम्ल वर्षा, एक ओजोन हुआ, एक फोटोकेमिकल स्मोक हुआ, एक परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट हुआ मतलब पैन हो गया, और एक पीबीएन हो गया, परोक्सी बेंजोइल, बेंजोइल नाइट्रेट। तो ये पांच ऑप्शन जो है, ये पांचों का पांचों द्वितीयक प्रदूषक का ही ऑप्शन है। इसमें आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? वे प्रदूषक, वे प्रदूषक जो प्राथमिक पर क्रिया करने पर बनते हैं, जो प्राथमिक पर, प्राथमिक पर, प्राथमिक पर क्रिया करने पर बनते हैं, क्रिया होने पर बनते हैं, होने पर बनते हैं, बनते हैं। आई थिंक इतना दूर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओजोन छिद्र स्पष्ट दिखाई देता है आर्कटिक, भूमध्य सागर, अंटार्कटिक या दक्षिणी बिंदु। तो ओजोन छिद्र, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है किसी न किसी बीपीएससी टीचर के एग्जाम में, या फिर बीपीएससी का जो मेन एग्जाम होता है ऑफिशियल वाला, उसमें पूछा गया है। तो ओजोन छिद्र स्पष्ट कहाँ दिखाई दे रहा है? आर्कटिक ना, भूमध्य सागर नहीं, अंटार्कटिक या दक्षिणी बिंदु। बता दीजिए आप लोग क्या होगा, बताओ तुम लोग क्या होगा इसमें, कोई तो क्वेश्चन बताओ कौन सा होगा। तो इसमें जो होगा आपका अंटार्कटिका होगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका है ओजोन छिद्र स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। अब ओजोन लेयर के बारे में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, ओजोन लेयर के बारे में कुछ बात कर लो। ओजोन लेयर मतलब कि ओजोन परत के बारे में कुछ बात कर लेते हैं हम।
तो इसका मेन फंक्शन क्या है? तो ओजोन लेयर का मेन फंक्शन क्या है? यूवी रेज से बचाता है, यूवी रेज से हमें बचाता है, यूवी रेज से बचाता है। ओजोन लेयर का मेन फंक्शन क्या है? तो यूवी रेज से, मतलब कि अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाता है, अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाता है। क्योंकि अगर अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट हमारे स्किन पे पड़ता है तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है। क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रेज अगर अगर ओजोन लेयर नहीं रहेगा तो अल्ट्रावायलेट रेज जो होता है वो डायरेक्ट धरती पे आएगा, और धरती पे आएगा तो हम लोगों को पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग को जब पड़ेगा तो हम लोग को स्किन कैंसर होने का खतरा रहेगा। तो इसीलिए यूवी रेज से हमें कौन बचाता है? तो ओजोन लेयर बचाता है, ठीक है। और एक बात याद रखेंगे, तो ओजोन लेयर का यूनिट, मतलब कि ओजोन लेयर की मोटाई जो नापी जाती है वो किसमें? तो डॉप्सन यूनिट में। ओजोन लेयर की मोटाई जो नापी जाती है वो डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है, ठीक है। ओजोन लेयर की मोटाई मापी जाती है किसमें? जाती है डॉप्सन यूनिट में, डॉप्सन यूनिट, डॉप्सन यूनिट में, ठीक है, मतलब कि डीयू में। किसमें? ओजोन लेयर की मोटाई किसमें मापी जाती है? तो डॉप्सन यूनिट में नापी जाती है। मतलब कि पूछ लेगा कि ओजोन लेयर की इकाई क्या है, तो डॉप्सन ओजोन लेयर की इकाई है, ठीक है। और देखिए 1 mm में 100 डॉप्सन यूनिट होता है। 1 mm में कितना यूनिट होता है डॉप्सन यूनिट? 1 mm में 100 डॉप्सन यूनिट होता है, ठीक है। 1 mm में कितना होता है? 1 mm में 100 डॉप्सन यूनिट होता है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। और चलिए थर्ड पॉइंट देखिए क्या होता है। ओजोन परत की जो एवरेज मोटाई होती है, ओजोन लेयर की जो होता है, ओजोन लेयर की एवरेज या औसत मोटाई जो होती है, एवरेज मोटाई जो होती है या औसत मोटाई जो होती है वो कितनी होती है? तो 3 mm होती है। 3 mm या 300 डॉप्सन यूनिट होती है। 3 mm या 300 डॉप्सन यूनिट होती है। ओजोन लेयर की जो होती है ना एवरेज मोटाई या औसत मोटाई जो होती है वो 3 mm या 300 डॉप्सन यूनिट होती है, ठीक है। अगर जो है ओजोन परत की मोटाई 200 डॉप्सन यूनिट से कम हो जाती है तो उसे ही ओजोन छिद्र कहा जाता है। अगर मोटाई जो है वो 200 डॉप्सन यूनिट से कम है, 200 डॉप्सन यूनिट से कम हो, कम हो, उसे ही ओजोन डिप्लेशन या ओजोन छिद्र कहते हैं, ओजोन छिद्र कहते हैं। देखिए अगर मोटाई 200 डॉप्सन यूनिट से कम हो ना तो उसे ही ओजोन छिद्र या फिर ओजोन डिप्लेशन कहा जाता है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक ना। इतना दूर आप लोग बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे और क्या कहते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे जरूर। तो यहाँ पे इतना बात तो क्लियर हो गया, शायद यहाँ पे सारा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गया है, ठीक है। और देखिए एक चीज आपको देखना यह है कि ओजोन छिद्र जो स्पष्ट दिखाई देता है वो कहाँ पे दिखाई देता है? तो अंटार्कटिका में दिखाई देता है। और किस मंथ में दिखाई देता है ये भी याद रखना है। तो सितंबर और अक्टूबर के मंथ में, सितंबर अक्टूबर के मंथ में क्लियर सबसे दिखाई देता है, अक्टूबर के मंथ में, ठीक है। दो बात याद रखें, ओजोन छिद्र स्पष्ट जो दिखाई देता है अंटार्कटिका में दिखाई देता है, और किस मंथ में दिखाई देता है? तो सितंबर से अक्टूबर के मंथ में जो है ओजोन छिद्र बहुत ही क्लियर दिखाई देता है, ठीक है। इतना बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत की इकाई है डॉप्सन, पार्सेक, मीटर या जूल। तो ओजोन परत की जो इकाई है मेरे भाई अभी आपको बताएं क्या है ओजोन परत की इकाई? डॉप्सन है। क्या है? डॉप्सन है। इसको शॉर्ट में डीयू भी कहा जाता है। ओजोन परत की जो एवरेज मोटाई होती है वो 300 डॉप्सन यूनिट होती है, ये भी आपको बताया। और अगर ओजोन परत की मोटाई 200 डॉप्सन यूनिट से कम हो जाए तो उसे ही ओजोन छिद्र कहा जाता है। इस बात को भी बता दिए हैं अभी आपको, ठीक है। अब देखिए आप लोग एक चीज देख लीजिए, ओजोन डिप्लेशन, मतलब कि ओजोन, ओजोन डिप्लेशन, डिप्लेशन मतलब कि ओजोन छिद्र या ओजोन क्षरण। ओजोन डिप्लेशन का मतलब ओजोन छिद्र या ओजोन का क्षरण, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, ओजोन जो है ना वो बहुत दुर्लभ है। ओजोन क्या है? ओजोन बहुत दुर्लभ है। ओजोन क्या है? वो बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। ओजोन क्या है? बहुत दुर्लभ है। और क्या होता है, ओजोन बहुत दुर्लभ है जो वायुमंडल के 10 मिलियन के अणु में मात्र एक होता है। ओजोन बहुत दुर्लभ है जो वायुमंडल के 10 मिलियन
अणु में मात्र एक होता है, मात्र एक होता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि ओजोन तो बहुत ही दुर्लभ है। ठीक है, और जो है ना वायुमंडल का 10 मिलियन का जो अणु रहेगा ना उसमें से मात्र एक ओजोन रहेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट CFC, CFC मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्लोरीन जो है, क्लोरीन वो ओजोन के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, ओजोन लेयर के लिए सबसे हानिकारक है। CFC और क्लोरीन ओजोन लेयर के लिए सबसे हानिकारक है, ओजोन लेयर के लिए सबसे हार्मफुल या हानिकारक है, सबसे हानिकारक है। क्या है ओजोन लेयर के लिए? ओज हानिकारक है। CFC जो है और क्लोरीन जो है वो ओजोन लेयर के लिए, CFC और क्लोरीन जो है वो ओजोन लेयर के लिए सबसे हानिकारक है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और देखिए क्लोरीन जो है ना वो सैकड़ों वर्ष तक, क्लोरीन जो है, क्लोरीन क्लोरीन सैकड़ों वर्ष तक, सैकड़ों वर्ष तक वायुमंडल में रहता है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि ओजोन कितने वर्ष तक वायुमंडल में रहता है, तो क्लोरीन सैकड़ों वर्ष तक वायुमंडल में रहता है। इतना इस पॉइंट, ये 3 पॉइंट को आप लोग जरूर से जरूर याद रखेंगे। और एक पॉइंट और याद रखेंगे आप लोग कि एक क्लोरीन का मुक्त मूलक जो है ना ओजोन के 1 लाख से अधिक अणु को खराब कर सकता है। एक क्लोरीन का मुक्त मूलक, फोर्थ पॉइंट याद रखेंगे, एक क्लोरीन का जो मुक्त मूलक है वो ओजोन के 1 लाख से अधिक अणु को खराब कर सकता है। मतलब कि बस एक अगर क्लोरीन रहेगा ना तो वो ओजोन का 1 लाख से अधिक जो अणु होगा उसको खराब कर सकता है। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि ओजोन आपके लिए, ओजोन में अगर डिप्लेशन होता है तो इसमें क्लोरीन का कितना अहम रोल होता है। समझ रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको क्लास मेरा पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने फिर से सेलेक्टेड टॉपिक के साथ। तो चलिए, थैंक यू।